हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सेकंड यूनिट अपनी कंटिन्यू कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के बाद हमने सेकंड यूनिट में UN पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन। एंड आज की क्लास में हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये थोड़ा आपका वास्ट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि पार्ट 2 में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, सेम पार्ट 3 में भी हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, सो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में जो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि इन पर सेपरेट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैं बताऊंगी तो आगे पढ़ाऊंगी, नहीं, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर आप लोगों का 18 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप उसके ऊपर कुछ तो लिखोगे ना एटलीस्ट। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सेंटर माना जाता है ना, वो स्टेट्स को माना जाता है। स्टेट्स आप लोगों को पता है, राज्य पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को बोला जाता है। ठीक है, जो कंट्री, राज्य के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब गतिविधियां हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों से मिलाकर ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आप आगे पढ़ोगे, TNCs और MNCs वाला, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने पिछले टाइम पर पढ़ाया था तो उसके अंदर ये बताया था, जब मैंने आपको IR पढ़ाई थी 4th सेमेस्टर में, तो उसमें मैंने बताए थे कि IR का मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, और इंटरनेशनल रिलेशन हर कंट्री का किसी ना किसी तरीके से होता ही होता है, चाहे वो व्यापार के बेस पे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बेस पर हो, स्टडी के बेस पे या किसी भी चीज़ पे। ठीक है, जैसे यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाइना से यहाँ माल आता है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली देखी जाती हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंट्रीज़ डिवाइड हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, अगर इंडिया से ही किसी और स्टेट से किसी और में आएगा तो वो इंटरनेशनल नहीं, नेशनल कहलाएगा। इंटरनेशनल वो आ जाता है जिसमें एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री की बात हो रही हो। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन ने अपने आप को ना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसा बना लिया कि हाँ, मैं ही हूँ जो भी हूँ। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले सब जानते हैं कि गेट था। गेट की फुल फॉर्म मैं आपको आगे बता दूंगी, मुझे पता है आप में से किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, खैर मजाक था, पता होगी। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसने अपने पैर ज़्यादा जमाए और उसने कहा कि आइंदा से और इन फ्यूचर से भी मैं ही सारे व्यापारों को, मैं ही सारे ट्रेड्स को संभालूंगा। ठीक है, और बाकी जो आर्थिक मामले होंगे, इकोनॉमिकल बेस पर जो भी चीज़ें होंगी, उनको भी मैं ही संभालूंगा। ठीक है, उनके लिए क्या कायदे बनाने हैं, क्या कानून बनाने हैं, किस कैटेगरी में किसको कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें हमारा कौन देखेगा? विश्व व्यापार संगठन। देखो, विकसित देश जो है हमारे, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, उसके अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ज़रिए गरीब देशों की जो अर्थव्यवस्था है और इन देशों की जो गवर्नमेंट पर अपना अंकुश रखते हैं। ठीक है, कि मतलब जो यहाँ पर गरीबी वगैरह ये सब चलती है, जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, इंडिया में है, बांग्लादेश में भी देख सकते हैं, इनफैक्ट चाइना में भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ क्या करती है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ज़रिए उन पर अपना हक जमाती है कि हाँ, हम गरीबों की हेल्प करेंगे, हम करेंगे उनके लिए जो भी करना है। ठीक है, अब बात आती है और आगे जाएं तो 1945 का टाइम आता है और उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है कि मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में ही हुई थी। जब आप शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे थे उसमें भी आपने पढ़ा था, और उसके आगे के कुछ चैप्टर्स में जब आपने UN पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, उसमें भी इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है आपने।
ठीक है। तो जब ये हुआ था मॉनेटरी फंड, तो इसका जो मेन पर्पस था वो राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना था और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देना था। ठीक है। जो हमारा मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका क्या काम है कि पूरे दुनिया में इंटरनेशनली तौर पे ट्रेड को बढ़ाना और इकोनॉमिकल बेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सबको हैंडल करना। ठीक है। तो ये जो था विदेशी विनिमय जो होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से स्थिरता स्थापित करता है। साथ में हम यहाँ पर G8, G20 और G77 जैसे संगठनों के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। जी फॉर ग्रेप्स, G8 की बात हो रही है, G20 की बात हो रही है और G77 की बात हो रही है। ठीक है। तो इन तीनों को ही मैं आपको काफ़ी डीपली पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन तीनों में से स्पेशली G77 पर सेपरेट क्वेश्चन आता है 18 या 25 मार्क्स का। ठीक है। तो अभी हम पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अब हम पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, कि किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि हर न किसी चीज़ का, किसी न किसी स्थान का, किसी न किसी इंसान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आता है 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक, जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है। आर्थिक मंदी का वो काल था और उस आर्थिक मंदी को डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो पहली बात ये कि आर्थिक मंदी को डिप्रेशन कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आर्थिक मंदी एक इतनी भयानक चीज़ मानी जाती है उस शताब्दी की कि लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में जाने लगे थे। कि मतलब जो हमारी गवर्नमेंट थी, हम लोग थे, मतलब सभी लोग, मतलब जो आर्थिक मंदी का जहाँ का बताया गया है वहाँ के लोग बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगे थे कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों होगा। ये वाली चीज़ें सबके दिमाग में आने लगी थी। तो इससे सारे देश में बेरोज़गारी फैल गई थी। ठीक है। और व्यवसाय, उद्योग वगैरह बिल्कुल कम सा हो गया था। जाहिर है कि जब अब जैसे लॉकडाउन लगा था, कपड़ों का काम था या चूड़ियाँ बिकनी थी या कुछ था, इन सब के काम में थोड़ा गिरावट आई, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को ज़रूरत ना समझ के खाने पीने की और दवाइयों को ज़्यादा ज़रूरत समझा। ठीक है। तो वही चीज़ आर्थिक मंदी में भी हुई थी कि बेरोज़गारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो लोगों के काम पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ठीक है। तो इससे जो आर्थिक राष्ट्रवाद को जिम्मेदार ठहराया गया, अर्थशास्त्री जो थे हमारे, उन्होंने इसको जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने बोला कि दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपना ही ली थी और बाज़ार में प्रतियोगिता और इंटरनेशनली जो समझौते होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ठीक है। इसलिए जुलाई 1944 का टाइम था जब से दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होना था। ठीक है। ये बात तो आपने पढ़ी है, दूसरा विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पे ब्रिटेन वुड्स नामक अमेरिकी शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई थी। ठीक है। तो आप लोगों ने जो वो पढ़ा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो था वो यही है। अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा और डीपली। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में क्या बात आती है? देखो, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की बैठक में ना 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, प्रतिनिधि बैठे थे, और उन्होंने इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड था उस सभी की निंदा करी, कि मतलब उसके बारे में बातचीत करी, कुछ ने आलोचना करी, कुछ ने उसके बारे में अच्छा बोला, कुछ ने बुरा बोला। ठीक है। उसके बाद फिर ये एक्सेप्ट किया गया कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे ट्रेड की बनाने की, इंटरनेशनली ट्रेड बनाने की, जिससे हर जगह की बेरोज़गारी को कम किया जाए और जल्द से जल्द ख़त्म भी किया जाए। ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर से ही विश्व व्यापार का डेवलपमेंट हुआ था। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वर्ल्ड ट्रेड ही था। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड का जो था हमारा डेवलपमेंट हुआ। इसे पाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के प्रबंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 1945 में बनाया गया। ठीक है। अभी तक जो हमारी विदेशी व्यापार के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रचलित था ना, गोल्ड स्टैंडर्ड को हिंदी में सर्वमान्य प्रणाली बोलते हैं, तो वो जो अभी तक रखा गया था, और विदेशी भुगतान हर देश का सेंट्रल बैंक जो होता है उसके कोष के द्वारा से ही किया जाता था। ये मतलब जो जैसे कि जो सेंटर होगा वो ही बैंक में से पैसों का आदान प्रदान करने की
जिम्मेदारी संभालेगा, ये चीज़ रखी गई थी। तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के अंदर सभी देशों ने ना ये सहमति जताई थी कि अपनी मुद्राओं को पाने के लिए उसके साथ साथ उस मतलब एक तरीके से सामंजस्य कोऑर्डिनेशन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ फिर ये आई और फिर सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली और इंटरनेशनल मुद्रा जो हमारी मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा उसको स्थापित किया गया और उसने ही जिम्मेदारी को संभाला। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने का सबसे पहला कारण तो हमारा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ही माना जाता है। सेकंड आता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रिटेन वुड्स के जो अंदर 1945 दिसंबर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये UN का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये वाले सवाल यहाँ पैदा होता है, आप मुझसे पूछोगे कि यूनाइटेड नेशन के अंडर, देखो ये सारी जो है वर्ल्ड बैंक, IMF, गेट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर ही आती हैं। जब आपने यूनाइटेड नेशन 12th क्लास में पढ़ा था तो आपने उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना और फिर उसका पहले नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन से वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से वो यूनाइटेड नेशन कैसे बना, फिर उसके बाद उसके अंडर में कितनी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आपको इसके अंदर नहीं पढ़नी, बिकॉज ऑफ आपको सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यूनाइटेड नेशन के अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे आता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे वापस आ जाते हैं। तो ये इसके शुरू में 29 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस समझौते पर हस्ताक्षर करके गए थे और 2012 तक इसकी सदस्य संख्या जो थी 188 हो गई थी। मतलब सीधा 29 से 188। ठीक है, तो काफ़ी गैप भी तो रहा ना, 1945 से 2012 सीधा, तो 2012 तक 188 हो गए थे। ठीक है, भारत 1945 में IMF का सदस्य बना था। ठीक है, ये वाली बात जहन में रखना। जब आप लोगों ने शीत युद्ध पढ़ा था तो उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और नीति अपनाने के बाद उसने ये वाली चीज़ भी की थी कि वो काफ़ी सारी जगहों पर एड ऑन भी था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में था या फिर और भी जगहों में था, कुछ सम्मेलन में, कुछ चीज़ों में। ठीक है, अब ये वाली बात आती है कि इसके इम्पॉर्टेंट काम और इसका पर्पस क्या था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। सबसे पहला तो ये था कि ट्रेड को डेवलप कैसे करना है और आपस में लोगों का इंटरनेशनली रिलेशंस को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि 1945 तो आप सभी जानते हैं विचारधाराओं की लड़ाई थी, वो शीत युद्ध जो है हमारा। तो इन लोगों के दिमाग में ना बस यही हो रहा था कि यार अब किस तरीके से हम सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाएं, कैसे सब लोगों को एक दूसरे के लिए दिमाग से गलत बातें निकलवाएं एंड ऑल। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सबसे पहला काम था वो यही था कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना और उसको डेवलप करना और साथ में आपस में लोगों को मतलब लोगों का सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बिठाना देशों का। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सदस्यों के बीच विनिमय की उचित दरें लागू करना और व्यापार में आई रुकावटों को हटाना। सेम वही वाली बात है कि जब यहाँ पर लोगों के मन में, अब जैसे कि मेरे मन में आप लोगों के लिए कोई गलत बात आएगी तो मैं एक बार सोचूंगी आप लोगों को कुछ बताने, कुछ पढ़ाने या नोट्स देने से पहले कि पता नहीं ये बच्चे मुझे मेरे नोट्स वापस करें या ना करें, पता नहीं ये बच्चे मेरे नोट्स से पढ़े ना पढ़ें। तो ये वाली बात यहाँ पर हो रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर आपस में इसका काम था कि आपस में लोगों ने जो अपने एक गलत फहमियाँ सी बिठा ली थी उनको दूर करना था और दूसरा कि उनके जो ट्रेड के अंदर रुकावटें आ रही थी कि ये ना, जैसे कि मतलब जैसे पहले ये होता था, इनफैक्ट आज के टाइम पे भी बहुत होता है, हर जगह होता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को मार रही है, ठीक है, तो मार रही है या फिर कोई और बात है, उसने किसी पैसे में घपला करा, कुछ करा, तो भाई यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि उसने उस देश से बात करनी बंद कर दी, उस देश के लोगों का हमारे उस देश में जाना बंद कर दिया, या फिर जो ट्रेड का मसला होता है कि वो हमारे देश में कुछ बेच रहा है या हम उसके देश में बेच रहे हैं, तो वो चीज़ें भी बंद कर दी। तो इस वजह से जो व्यापार में था ना, रुकावटें आने लगी थी, तो उस चीज़ को, इसका काम था ठीक करना IMF का। तीसरी चीज़ था जो प्रॉब्लम्स आ रही थी टाइम टू टाइम,
उनको बैलेंस करना, क्योंकि इनका ये मानना था, इनका ये कहना था कि प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, चाहे वो हमारी निजी लाइफ हो या फिर ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो। तो उस चीज़ में ही इन्होंने बोला कि हम लोग आपस में सामंजस्य बिठाएंगे, कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, ताकि हम लोग इस चीज़ों को सही कर सकें। और सभी सदस्य देशों का ये फ़र्ज़ होगा कि वो सभी चीज़ों को मिलकर सही करें। ठीक है, फिर ये आगे वाली बात आई कि IMF के संसाधनों के 2 मुख्य स्रोत थे, सदस्यों के प्राप्त बंदे और उधार ली गई राशि। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस और बोरोइंग, ये 2 चीज़ें इसमें देखी गई। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में ना हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो हर रिप्रेजेंटेटिव क्या करता था, हर बात को जहन में रखता था और उसकी बातचीत की किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लिया गया, किस तरीके से बोरोइंग हो रही है। तो बोर्ड ने अपने ज़्यादातर काम जो थे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब कार्यकारी बोर्ड को ही सौंप दिए थे। और इसका मतलब कि ये था कि सौंपे हुए काम जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में आते थे, कंट्रोल में आते थे, वही इन सब चीज़ों को देखता था। मैनेजिंग डायरेक्टर को हिंदी में प्रबंध निदेशक बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में सभी फैसले बहुमत से लिए जाते थे। जैसे संसद वगैरह में होता है ना कि हाँ इतना बहुमत प्राप्त है, इतना बहुमत, तो इस चीज़ को पास किया जाएगा। तो वही वाली चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि ये बहुमत से लिए जाते हैं और सदस्य देशों की वोटिंग पावर अलग अलग होती है। दूसरे शब्दों में एक देश के मत का मूल्य 1 ही होता है, जबकि किसी दूसरे देश का मत मूल्य 2 या 3 या 4 या 5 भी हो सकता है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वोटिंग पावर का जो कंट्रोल होता है और सारा प्रोसेस होता है वो इस बात से होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सदस्य देशों का अंशदान कितना है, कि इंडिया ने कितना अंश किया, अमेरिका ने कितना पैसा दिया, रशिया ने कितना दिया। अगर इंडिया ने सबसे ज़्यादा दिया है तो वो ही सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लायक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मानता है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये था आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आता है कि आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। देखो, विश्व बैंक की जो स्थापना थी ना ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंदर तभी हुई थी जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक की जो सदस्यता पाने के लिए इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड का सदस्य होना ज़रूरी है, ये बात रखी गई है। ठीक है, कि जब तक आप IMF का सदस्य नहीं होंगे तब तक आप वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो आगे चलें तो ये वाली बात पता लगी कि स्थापना के टाइम पे बैंक का नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था ये सभी जानते हैं। तो हमारी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल सभी तरीक़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, कि मतलब अगर आप और डीप जाओगे तो पता लगेगा कि किसने किसको कैसे कब कहाँ मारा, कितने लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंट्री की लड़ाई थी। अब कंट्री के अंदर तो आम लोग भी रहते हैं, बेगुनाह भी बहुत सारे मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो यही वाली चीज़ को देखते हुए फिर सब कुछ तहस नहस हो गया था। जो हमारी इकोनॉमिक वो थी, अर्थव्यवस्था थी, वो भी बिल्कुल हिल चुकी थी, सब ख़त्म होने के कगार पे था। तो फिर क्या सामने उभर कर आया, हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो है इस उभरती हुई वो गिरती हुई चीज़ों को उभारने की पूरा साथ दिया और इसने ही ये सारी चीज़ों को इक्वली बनाया। उसने मतलब ये वाली बातचीत भी रखी, क्योंकि जब आप जानते हो कि शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस थे, क्योंकि भाई विचारधाराओं का युद्ध है। अब आप मेरे बारे में कुछ सही सोचो, मैं आपके बारे में गलत सोच लूँगी, भाई ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो उसमें विचारधारा का कसूर हो ना, हम दोनों का तो कसूर मतलब आपका तो कसूर नहीं है, मेरी ही सोच का कसूर है। तो यही वाली चीज़ कि भाई ये वाला सब देखने के बाद इनको ये लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो विचारधारा की जो लड़ाई थी, शुक्र है कि वर्ल्ड बैंक बोलता है कि शुक्र है ये विचारधाराओं की ही लड़ाई थी, तो हमें उसमें सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बनाने में काफ़ी हेल्प मिल सकी इस विचारधारा की वजह से। तो विश्व बैंक से संस्थाएं भी जुड़ी हैं, जैसे कौन सी, एक एग्जांपल के तौर पे चलो मैं 2 बताती हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम जो है हमारा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन,
और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे IDA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन दोनों का नाम आप याद रखना, पेपर में मेंशन करना। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आएगा ही आएगा 100%, तो आप इसको मेंशन ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट 2 ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक वाले ही अपने पास इनको रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे की तरफ आए तो ये जो मैंने आपको 2 अभी इंस्टीट्यूट्स बताई हैं, इन दोनों का काम क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के 5 साल या इससे ज़्यादा की अवधि के लिए बिना ब्याज कर्जा देना, ताकि इन देशों का जो सारा इकोनॉमिकल ढांचा हिल चुका है ना, पूरा स्ट्रक्चर, उसको वो जमा सकें। और दूसरा काम कि जो हमारे संतुलित विकास के लिए रियायती दरों पर कर्ज देना, कि मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्याज कर दिया, बहुत ज़्यादा वो कर दिया, ये कर दिया, रियायत दर की हाँ सामने वाला भी चुका सके और उसका अपना काम भी हल हो सके। ठीक है, बस ये 2 काम था इन दोनों इंस्टीट्यूट्स का। तो इनकी नियुक्ति जो है, मतलब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा और, तो विश्व बैंक की जो पूंजी सदस्य देशों का अंशदान द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ना हर सदस्य देश का एक गवर्नर होता है, और इनकी नियुक्ति कब तक होती है, और ये टोटल होते हैं 21, और इनकी नियुक्ति 5 देशों के गवर्नर करते हैं जिनका बैंक में पूंजी मतलब बहुत ज़्यादा रखवाई जाती है। वही वाली बात है ना कि अगर इंडिया ने ज़्यादा करा तो उसको हेड बना दिया गया, अमेरिका ने करा उसको हेड बना दिया गया, कुवैत ने करा उसको हेड बना दिया गया। तो ये वाली चीज़ ही इन सब चीज़ों में चलती है। नेक्स्ट है आपका गेट। ठीक है, तो गेट की बात आती है तो गेट के अंदर क्या समझाया जाता है कि गेट का पहले नाम क्या था, गेट के बाद उसका नाम आगे क्या पड़ा। तो 1947 में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव का नाम था गेट समझौता, और उसको स्वीकार करा भी था। ठीक है, तो ये एक समझौता इस पर्पस से रखा गया था कि जिसमें टैरिफ घटाए जाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। टैरिफ होते हैं सीमा शुल्क। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसको हटाओ या फिर बहुत कम करो ताकि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो थोड़ा बढ़ सके। उसके बाद और आगे का टाइम आया तो इस समझौते को लेकर ना इनके समर्थक जो हमारे पूरे राष्ट्र थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था, और विरोधियों के बीच शुरू ही मतभेद हो गए थे। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में कि नहीं ये नहीं हटेगा, नहीं ये नहीं हटेगा, दूसरे कहते ये हटेगा, ये होगा, वो होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करा अपना भी और दूसरों का भी, और आप पढ़ रहे हो तो आपका भी। ठीक है, तो फिर आगे आते हैं। तो समर्थकों जो थे, इनके समर्थक मतलब इनके समर्थन में जो थे, उनकी दलील थी कि ऊंची टैरिफ दरों से विश्व व्यापार सिकुड़ता है, लेकिन विरोधी देश अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सीमा शुल्क में कभी भी कमी लाने के पक्ष में नहीं रहेंगे। कि मतलब ये वाली बात बोली गई कि आप लोग कितना कुछ भी करते रहो, जो समर्थन में नहीं है या फिर जो समर्थन में है, भाई ये चीज़ तो होनी ही होनी है, ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो वो चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये गेट समझौते का ही परिणाम था, और बहुत सारी बातचीतों के बाद, बहुत सारे घुमाव फिराव के बाद 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब आ गया हमारा मेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, गेट समझौते की मदद से ही, मतलब गेट समझौते की देन से ही हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिला। ये सारा पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया अच्छे से, डीपली। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थायी संस्था मान लिया गया, बना दिया गया, मतलब परमानेंट इंस्टीट्यूट। अब ये नहीं हिल सकती है यहाँ से। उसके बाद जो सीमा शुल्क की बाधा को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे ना, तो 1947 की जिनेवा वार्ता 1964 से लेकर 1967 तक चली, और कैनेडी वार्ता 1973 से 79 के बीच हुई। टोक्यो वार्ता 1986 से लेकर 1994 तक चली, और उरुग्वे चक्र की वार्ताएं ये ही मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी वार्ताएं आप 12th में पढ़ चुके हो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुई थी। कई मुद्दों को लेकर बहुत भारी जो थे मतलब वो गंभीर सिचुएशन, बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी, और मरने मारने की बातों तक भी बातें आ गई थी। इनको दूर करने के लिए गेट के डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव रखा था, एक प्रपोजल रखा था, और डंकल ड्राफ्टर पर सहमति के बाद 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रियलिटी में सामने आया था।
ठीक है स्टूडेंट, सो मैंने अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ाया है। बाकी आगे का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम बहुत मतलब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं इनको डीपली समझाया है, बहुत ज़्यादा डीपली। अब आप लोगों की मुझसे ये बात नहीं रहेगी कि मैम आप थोड़ा सा और डीप पढ़ा दीजिए। ठीक है, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और कोई हेल्प चाहिए हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग and best of luck all.